हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी डायनेमिक्स में। और आज के वीडियो में हम लोग यूपी पीसीएस का एग्जाम, ठीक है, यूपी पीसीएस का जो आपका आरओ का एग्जाम होने वाला है और एआरओ का। इस एग्जाम में जो आपको अगर आप देखोगे तो यूपी स्पेशल, खासकर जो आपको यूपी स्पेशल में जो आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी होता है, वहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। तो उन सारे एरिया को देखते हुए हमने क्या किया, इस पे वीडियो बनाने को आपको इस पे वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश की है, जिसमें हम लोग हिस्ट्री वाला जो पोर्शन है उसको पूरा पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे। और इससे अगर इसको एक बार आप देखते हो और एक या दो बार देख के रिवाइज करने की कोशिश करोगे तो आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन एग्जाम में बन सकेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए, क्योंकि टाइम बहुत क्रूसियल है, एग्जाम बहुत नज़दीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग लेक्चर को प्रोसीड करते हैं। और इस लेक्चर में हम लोग इतिहास के जो जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। दिस इज द मैप। मैप को अच्छे से विजुअलाइज करके जाना है एग्जाम में, क्योंकि मैप से आपके काफी सारे क्वेश्चन होते हैं। अब थोड़ा सा यूपी के बारे में देख लेते हैं कि राज्य प्रतीक क्या है, इसका सिंबल क्या है। एक जो वृत्त है ऊपर धनुष, बीच में बहती हुई गंगा यमुना नदी और नीचे दाएं बाएं में मछलियां हैं, ठीक है। ये आपको स्वीकृति कब दिया गया था, इसको 1938 में दिया गया था। राज्य का पशु कौन सा, स्टेट एनिमल कौन सा आपका, बारहसिंगा है। राज्य पक्षी कौन सा है इसका, सारस क्रेन है। राज्य वृक्ष कौन सा है, अशोक वृक्ष है। और पुष्प कौन सा है, पलाश का फूल है। और राज्य खेल कौन सा है, हॉकी है। नेक्स्ट जो है इसका राजधानी आप सबको पता होगा, लखनऊ है। अब इसका गठन कब हुआ था, 1 नवंबर 1 नवंबर को 1956 में हुआ था। अभी कुल कितने जिले हैं, अभी 75 जिला है। और 76 अगर आपको याद हो तो जब अभी इलाहाबाद में आपको क्या हुआ था, प्रयागराज हुआ था, कुंभ मेला लगा हुआ था, तो वहां पे अलग से घोषित किया गया था 76 नंबर का, ठीक है। विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण में कितने आते हैं, 5 आते हैं। आर्थिक संभाग क्षेत्र कौन कौन से आपके, पश्चिमी क्षेत्र में अगर आप देखोगे तो 30 पश्चिमी जिले आते हैं। मध्य में देखोगे तो 10 मध्य जिले हैं। बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र है, जिस इसके देश में 7 दक्षिण जिले भी आते हैं। पूर्व आर्थिक क्षेत्र में देखोगे तो 28 पूर्वी जिले शामिल हैं इसमें। नगर निगम में देखो तो 17 आते हैं आपके, ठीक है। शाहजहानापुर 2018 में इंक्लूड किया गया था। प्रशासनिक भाग देखोगे तो टोटल 18 है। जनसंख्या अगर आप देखोगे तो ये आपका कुल कितने परसेंट है, 16.50%, क्योंकि 50% में आपको क्वेश्चन बहुत सारे आ जाते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखोगे तो भारत में क्या स्थान है इसका, चौथा स्थान है। पॉपुलेशन के हिसाब से देखोगे तो पहला स्थान माना जाता है। राज्य का विभाजन कब हुआ था इसका, 9 नवंबर जो है 2000 में क्या होता है, उत्तर प्रदेश के 13 जिले से अलग होकर कौन सा बना था आपका, उत्तरांचल, जिसको आज हम प्रेजेंट डे उत्तराखंड समझते हैं। राज्य का नामकरण कैसे हुआ था, पश्चिमी, पहले इसको उत्तर पश्चिमी प्रांत बोला जाता था 1836 में। उसके बाद क्या हो गया, उत्तर पश्चिम आगरा और अवध प्रांत बोलना बोला जाना शुरू हो गया कब, 1877 में। और संयुक्त प्रांत आगरा और अवध बोलना 1902 में शुरू किया गया। संयुक्त प्रांत बोलना इसको 1937 में बोला गया। और अभी जो ओरिजिनल नाम है, जो अभी हम लोग उत्तर प्रदेश बोलते हैं, इसको 24 जनवरी 1950 से इसको बोलना शुरू किया गया। तो नाम को लेके भी आ सकता है कि पहले नाम यही था। तो आप देख लो कि नाम कितना बार चेंज हुआ है। अब राज्य की राजधानी कितने बार बदली है इसकी, तो आप देखोगे तो पहले क्या था आपका, आगरा था 1836 में। फिर बनने का क्रम कैसे रहा, प्रयागराज 1858 में बना, लखनऊ जो है आंशिक बना था 1921 में, और लखनऊ पूर्णतः फिर जो 1935 में इसको बना दिया गया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो है आपको, उसमें मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली आता है। उत्तर प्रदेश के कितने राज्य राजधानी है, 6 है, ठीक है। इन सारी फैक्चुअल चीज़ों को एक बार आप गो थ्रू कर लेना, क्योंकि हिस्ट्री वाला पोर्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उन सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपको इसके उत्तर प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने भारत के प्रधानमंत्री बनने का गौरव प्राप्त किया, तो चौधरी चरण सिंह होंगे, ठीक है। इन चौधरी चरण सिंह को लेकर काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ भी चल रहा था अभी, तो उसके करंट अफेयर के पर्सपेक्टिव से भी थोड़ा बहुत आप चौधरी चरण सिंह के बारे में पढ़ के जाना, ठीक है। विश्वनाथ प्रताप सिंह भी आपके प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों बने हुए। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के ऐसे अध्यक्ष जो मुख्यमंत्री भी बने हुए हैं, वो बनारसी दास और श्रीपति मिश्र हैं। 18वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, श्री सतीश महान है, ठीक है। ये कुछ पॉलिटी वाले क्वेश्चन है, जिसको आप एक बार वीडियो को रोक के इसको देख लेना आप लोग। ये आपका मैप है, और ये आपका पलासफुल जो मैंने बोला स्टेट फ्लावर जिसका है, उत्तर प्रदेश का। सारस क्रेन, बारहसिंगा।
सबसे ज्यादा जो आपका विधानसभा सीट किस कौन से है? प्रयागराज को 12 सीट है। सबसे कम किसका है? श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट। सफारी पार्क कहाँ स्थित है? ठीक है, इन सारी चीजों को देख के जाना है। स्वतंत्र के बाद विधानसभा में प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? पुरुषोत्तम दास टंडन। प्रदेश में पहली केंद्रीय जेल कौन सी? बरेली में आपको। राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री? पंत गोविंद वल्लभ पंत। ठीक है, और पहले जो आपके इलाहाबाद के जो कोर्ट है उसमें पहले चीफ जस्टिस कौन बने हुए थे वहां के? तो सर वॉल्टर मॉर्गन। तेंदुलकर कमेटी आपको याद होगा, तो ये आपको पॉवर्टी से रिलेटेड था। यहाँ पे राज्य के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन बने हुए थे? तो चौधरी नारायण सिंह। राज्य के देश की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचित्रा कृपलानी। और जो जनगणना वाला चीज़ है उसको भी एक बार आप लोग गो थ्रू कर लेना, और अगर आपको उस पर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं उस पर वीडियो लेके आऊँगी। फिलहाल के लिए हम लोग हिस्ट्री वाला जो आपका इतिहास वाला पोर्शन है उसको स्टार्ट करते हैं कि उत्तर प्रदेश का इतिहास कहाँ से कैसे है। तो अगर आप देखोगे तो इसका जो है, इसके बारे में पहला जो आपको पुरातन काल, इसके इवन पुराण में भी इसका जिक्र किया गया है, मेंशन किया गया है। इसको मध्य देश बोला गया है। इसके अलावा अगर देखोगे तो मैंने नाम आपको बता दिया कि कितने बार उत्तर प्रदेश का नामकरण हुआ है, पहले क्या बोला जाता था। तो वापस से रिवाइंड कर लेना वीडियो को, आप वो देख लेना। प्राचीन काल में महत्वपूर्ण तत्व क्या 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 जो आपका यहाँ से यूपी वाले एरिया से रहता है? तो पाषाण काल, अगर आपने सुना होगा स्टोन एज के बारे में। तो स्टोन एज में आप देखो यहाँ पे सवाल आपको ऐसे जैसे बनते, बिना टाइम वेस्ट किए उन सारी चीज़ों पर कवर करने की कोशिश करते हैं जहाँ से आपके सवाल बन सकते हैं। स्टोन एज में आपको मैप से बहुत सारे सवाल आते हैं। आपको पूछ दिया जाएगा कि ये पर्टिकुलर एरिया जो कहाँ से कहाँ पे बिलोंग करता है, कहाँ पे इस एरिया से क्या मिला हुआ था। ठीक है, तो वैसे देखना, आपको पूरी कहानी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो पाषाण काल अगर देखोगे तो उसको हमने 3 भागों में डिवाइड कर लिया। पाषाण काल को सबसे पूर्वी पाषाण काल बोलते हैं, जिसको पैलोलिथिक बोलते हैं, मेसोलिथिक बोलते हैं और नियोलिथिक बोलते हैं। तो पैलोलिथिक जो है सबसे पुराना वाला जो काल है, वो कौन कौन से एरिया में है आपका? प्रयागराज का जो, अगर आपने बेलन घाटी का नाम सुना होगा, वो आपको पैलोलिथिक में आता है। पूर्व पाषाण काल में आता है। सोनभद्र जो और सिंगरौली घाटी जो ये भी आपका पूर्ण पाषाण में आता है। चंदौली जिला जो है, चकिया जो तहसील है, जो चकिया तहसील में आता है, ये भी आपका पैलोलिथिक टाइम का है। उसके बाद मध्य पाषाण काल में, अगर मध्य पाषाण काल की बात करोगे तो इसमें कौन कौन सा एरिया कवर होता है? तो मिर्जापुर, सोनभद्र गए, मोहराना, ठीक है, पहाड़ और बघीपुर, ठीक है, लिखिया, दक्षिण प्रयागराज, प्रतापगढ़, ये सब एरिया जो है, दमदमा, ये दमदमा बहुत इंपॉर्टेंट है, और महादहा, ये सब सराय नहरगढ़, ये सब सवाल आपको पूछा गया। प्रतापगढ़ में जो सराय नहरगढ़ है वहाँ पे 14 आपको स्केलेटन मिले हुए थे, ह्यूमन। ठीक है, महादहा जो यहाँ पे आपको चूल्हा मिला हुआ था, जिससे पता चलता है कि यहाँ पे लोग रहते होंगे। और जो दमदमा है वहाँ पे भी हड्डी और एवं सिंह का उपकरण मिला हुआ है, टूल्स मिले हुए, आभूषण भी मिला हुआ है, चूल्हे भी मिले हुए, और 41, ठीक है, ये बहुत ज्यादा है, स्केलेटन मिले हुए हैं। तो पूछा जा सकता है पूछा जाएगा कि 14 से जो आपको स्केलेटन जो है कहाँ से मिला हुआ है, फिर चूल्हा कहाँ से मिला हुआ था, सिंह कहाँ से मिला हुआ था, ऐसे सवाल पूछ दिए थे, और जगह आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा, दमदमा था या महादहा था। तो एग्जैक्टली ये चीजें याद करके जा सकते हो। नवपाषाण काल में अगर देखोगे तो उसमें कौन कौन सा एरिया है आपका? प्रयागराज है, ठीक है, कोल्डीवाह जो है, महादहा है, और पंचो है, ये सब एरिया आता है। मिर्जापुर, सोनभद्र आपको नवकासा न्यूलिथिक में आता है। प्रतापगढ़ भी इसी में आता है। और लहुर देव जो, यहाँ से आपको पेंटिंग भी मिला हुआ है। ताम्रपाषाण अगर आप देखोगे, ठीक है, जो जिसको हम लोग कॉपर एज बोलते हैं, प्रदेश में सभ्यता मेरठ और सहारनपुर में इसका मिलता है। अगेन मिर्जापुर, सोनभद्र अगर देखोगे तो हर जगह कॉमन मिलता है, प्रतापगढ़ कॉमन मिलता है। तो अगर आपको ये ऑप्शन में, अगर इन 3-4 नाम ऑप्शन में आते हैं तो आराम से आप उसको टिक कर सकते हो। हड़प्पा काल में आप देखते हैं कि हड़प्पा काल में जो है यूपी का क्या, किस तरह से, कौन कहाँ से कैसे कनेक्शन था, संबंध कैसे रहता था। तो मेरठ का जो आपको आलमगीरपुर है, अगर आप हड़प्पा के बारे में आपने देखा होगा तो हड़प्पा में बताया जाता है ना कि एक्सटेंड बताया जाता है, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। ईस्टर्न साइड में अगर देखा जाए हड़प्पन साइड कहाँ तक फैला हुआ था, तो आलमगीरपुर जो आपका कपास उत्पादन के लिए साक्ष्य रहता है। सहारनपुर का जो उल्लास वाला एरिया है, बागपत का सनौली, सनौली आपको याद हो तो बहुत बड़ा, आपको यहाँ पे भी बहुत सारे आपको स्केलेटन मिले हुए थे, और बताया जाता है कि यहाँ पे बहुत बड़ा कोई युद्ध भी हुआ था। मुजफ्फरनगर, ये आपका मांडवी गांव है, यहाँ पे इससे रिलेटेड है। अब जो बात की जा रही है ना कि इसका कहाँ पे, वैदिक काल में भी इसका बहुत ज्यादा इस एरिया में आपको, क्योंकि ये इंडो जो गंगेटिक जो गंगा यमुना द्वीप है, तो काफी फर्टाइल एरिया, तो यहाँ पे आपको जो एरिया है, यहाँ पे लोग बहुत पहले से रह रहे हैं, वैदिक काल से रह रहे हैं। और इसके अलावा जो है सतपथ ब्राह्मण जो आपका, इसमें कौशल श्रावस्ती का उल्लेख मिलता है। तो
यूपी का अलग वहाँ पे भी आपको दिया हुआ है। महाजनपद काल में अगर देखोगे तो यूपी को लेके क्या मेंशन है, तो टोटल आपने देखा होगा कि 16 महाजनपद है, जिसमें से 8 मतलब 50% जो आपके महाजनपद है वो यूपी में ही है, ठीक है। जैसे कि पंचाल अगर आप देखोगे, जिसका अहिछत्र इसका क्या राजधानी है, बरेली वाले एरिया में कवर करता है आज के दिन में, ठीक है, फर्रुखाबाद के आसपास। कुरु है जिसका राजधानी क्या, राजधानी आपको डायरेक्टली पूछ दिया जाता है कि पंचाल का राजधानी क्या था। कुरु का राजधानी क्या है आपका, इंद्रप्रस्थ है, जो कि दिल्ली वाले एरिया में, मेरठ दिल्ली, और थानेश्वर जिसको थानेश्वर पढ़ते हैं, जो कि हर्षवर्धन का जो एरिया था, ठीक है। वत्स से अगर देखोगे तो उसका कौसंबी है, इलाहाबाद के आसपास वाला एरिया। सुरसेन अगर देखोगे तो उसका कैपिटल मथुरा है, मथुरा के आसपास वाला एरिया। कौशल अगर देखोगे तो साकेत है, आसपास वाला एरिया। मल्ला अगर देखोगे तो कुशीनगर है, कुशीनगर और देवरिया है। काशी अगर देखोगे तो उसका बनारस है, बनारस के आसपास। और छेदी अगर देखोगे तो सुक्तिमती है, जो कि बांदा के आसपास वाला एरिया। अब देखो यहाँ पे एक और हिंट के साथ चलो, क्योंकि अगर आपने यूपीएससी का देखो एग्जाम देखा है, तो कुछ क्योंकि वहां से कुछ पैटर्न कॉपी करने की कोशिश की जाती है, तो यहाँ पे आपको जो यहाँ की नदियां हैं, अगर आसपास इस 8 महाजनपद के आसपास कोई नदियां हैं, कोई रिवर है, तो प्लीज वो रिवर एक बार आप देख के चले जाना, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। उत्तर प्रदेश में जैन तीर्थ स्थल कौन से, क्योंकि हमने बाकी अगर देखोगे तो बुद्धिज्म को काफी ज्यादा वहाँ पे मान्यता थी, तो वैसे जैन को भी है। तो और अयोध्या वाला एरिया जो वहाँ पे प्रथम जो आपको तीर्थंकर हुए थे, ऋषभनाथ। अगेन एक चीज और क्वेश्चन बता दी जो कि बहुत लोगों को गलत होता है, जैनिज्म से जब भी सवाल आता है तो उसमें पूछा जाता है कि फाउंडर कौन है, ठीक है। तो फाउंडर लोग, अगर महावीरा ऑप्शन में होता है तो आंख बंद करके महावीरा टिक करके आ जाते हैं, बट उसका आंसर महावीरा नहीं होता, ऋषभ पंत होगा, ठीक है। ऋषभ पंत नहीं, ऋषभनाथ होंगे, ठीक है, जो उनके पहले तीर्थंकर थे। लेकिन अगर आपको पूछा जाता है कि रियल फाउंडर कौन है, ठीक है, रियल फाउंडर कौन है, तो उसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, महावीरा होगा। तो दोनों में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। वाराणसी जो है उसमें सातवें जो तीर्थंकर थे, वो आपको सु पार्श्वनाथ थे, इनका ये जन्म स्थान माना जाता है वाराणसी। श्रावस्ती जो है वो संभवनाथ जो है, और सोमनाथ ये मंदिर है यहाँ पे श्रावस्ती में, जैनिज्म से रिलेटेड है। पसोवा कौसम्बी जो कि छठे तीर्थंकर थे, पद्म प्रभु, ये इनका संबंध है यहाँ से। काकंडी जो है जो कि नौवे तीर्थंकर थे, सुबी सुविधनाथ निवास यहाँ पे उनका स्थल था। महोबा में पोखर पर्वत जो है वो चट्टान, पोखर पर्वत आपको पूछा जा सकता है कि कहाँ पे है। देवगढ़ जो है वो प्राचीन जैन मूर्तियों और शिल्पकार के लिए ये विख्यात हुआ करता था। महावीर स्वामी के बारे में, ये पावापुरी में क्या होता है इनका, जो इन्होंने अपना इनकी अंतिम सांस इन्होंने कहाँ लिया था, पावापुरी में, ठीक है। अब बौद्धिज्म का क्या रेलेवेंस क्या है यूपी में, वो भी देख लेते हैं। बौद्ध धर्म के बारे में अगर आपको थोड़ा बहुत बेसिक पता होगा कि इसके संस्थापक इनको गौतम बुद्ध को माना जाता है, इनके पिता का नाम सुबोधन था। ये एक छोटे गणराज्य से बिलोंग करते थे जिसका नाम था कपिलावस्तु, और इनका जो क्लैन क्या था, ठीक है, कौन से ये गणतंत्र चीज से बिलोंग करते थे, ये साक्य पूछा गया, ठीक है। कपिलावस्तु वर्तमान उत्तर प्रदेश में सिद्धार्थ नगर उस वाले जिला में पड़ता है। पहला उपदेश इन्होंने कहाँ पे दिया था, तो सारनाथ में दिया था, जिसको धर्मचक्र परिवर्तन भी बोला जाता है। और सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए कि सबसे जगह पे कौन से ज्यादा सबसे मैक्सिमम उपदेश इन्होंने कौन सी जगह पे दिया था, तो श्रावस्ती में दिया था। महापरिनिर्वाण कौन से उम्र में इनका हुआ था, 80 वर्ष की उम्र में हुआ था, कुशीनगर जो कि वर्तमान में कुशीनगर में है, ठीक है। और ये 483 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध का जो अधिकांश सन्यासी जीवन है उत्तर प्रदेश में ही व्यतीत हुआ था। बौद्ध धर्म का पालन कहा जाता है। अब बौद्ध काल में जो आपके 7 गणराज्य थे, गणराज्य याद रखना पड़ेगा क्योंकि बोला जाता है कि वर्ल्ड में अगर फर्स्ट रिपब्लिक कंट्री कौन सा था, कौन सा स्टेट माना जाता है, तो इंडिया को माना जाता है। वैशाली के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। अब जिसको भज्जी भी बोला जाता है। अब 7 गणराज्य थे जिसमें कपिलावस्तु के शाक्य थे, सुमार के पर्वत के चुनार के भाग्य थे, ठीक है। कीलपुत के कलम थे, रामग्राम के कोलिया थे, कुशीनगर के मल्ला थे, पावा के मल्ला थे, और लिवन के मौर्य थे। तो ये एग्जैक्टली आपको मैच द फॉलोइंग में आपको पूछा जा सकता है, थोड़ा कंफ्यूज करके। अब कुछ जगह है जो कि आपको बौद्ध धर्म से कनेक्टेड है, जैसे जितवान विहार जो कि श्रावस्ती में है, जो कि बुद्धिज्म से रिलेटेड है। विश्व का शांति घाटी श्रावस्ती में इसका स्थापना जापान के सहायता से की गई थी। चौखंडी स्तूप जो है वो सारनाथ में है। धर्मराजिका का स्तूप सारनाथ में है। धम्मिक स्तूप धर्मचक्र स्तूप है, ठीक है। रानाभर स्तूप कुशीनगर में। उत्तर प्रदेश में मौर्य काल का आपने महाजनपद वाले काल देख लिया। तो अब जो इसके मौर्य काल में क्या क्या आपका उत्तर प्रदेश का कनेक्शन कैसे रहा,
अहरोरा जो भी मिर्जापुर का लघु शिलालेख है। अब कहाँ से, क्योंकि आपको सोर्सेस हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि कौन से सोर्स से आपको पता चलता है कि ये चीज़, पर्टिकुलर चीज़ के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, इस राजा के बारे में लिखा है, इस जगह के बारे में लिखा है। टोपरा जो है आपका, ठीक है, ये भी आपका एक शिलालेख है, स्तंभ है, जो कि खिजाबाद और सहारनपुर के आसपास है। सोहगढ़ जो है ये बहुत फेमस है। अब सोहगढ़ से यूपीएससी में भी पूछा गया और यूपी में भी आपको, यूपी पीसीएस में भी पूछा गया, तो ऐसे वापस से पूछा जा सकता है। इसमें जो है वो आपको जो अकाल है, ड्राउट जैसे सिचुएशन बना, तो उसके बारे में इसमें लिखा हुआ है। मेरठ का स्तंभ है, कौसंबी का जो स्तंभ लेख है, सारनाथ का भी लिखा हुआ है, टोपरा का भी है। ये सारे आपके इंपॉर्टेंट है। मौर्य काल के बाद का क्या क्या, जैसे कि अयोध्या का प्राचीन नाम अयाजस था, ठीक है। अयोध्या के शिलालेख से संबंध पुष्यमित्र शुंग के बारे में लिखा गया है। कुषाणों की पहली राजधानी जो है पेशावर, जबकि दूसरी राजधानी क्या माना जाता था, मथुरा माना जाता था। उत्तर प्रदेश में गुप्त काल के संबंध कैसे रहा, उत्तर प्रदेश का गुप्त काल से किस तरह का संबंध रहा है, तो गुप्त काल शासक जो समुद्रगुप्त थे उनका, अगर आपको याद है, प्रयाग प्रशस्ति के बारे में सुना होगा। और प्रयाग प्रशस्ति जो है उसको लिखा किसने था, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि प्रयाग प्रशस्ति को लिखा किसने था, ठीक है। अब जो समुद्रगुप्त, जिनको भारत का नेपोलियन भी बोला जाता है, विंसेंट स्मिथ ने इनको नेपोलियन का उपाधि दिया हुआ था। अब ये जो आपका शिलालेख है प्रयाग प्रयाग प्रशस्ति, उसमें 12 राज्यों को किस तरह से कैप्चर किया जाता है, किस तरह से बाकी जो राजा है उनको अपने अधीन में लिया जाता है, उन सारी चीज़ों के बारे में विस्तृत जानकारी दिया जाता है। इवन इसमें जो है समुद्रगुप्त के बारे में बहुत डिटेल करके दिया गया है कि किस तरह के वो पर्सनैलिटी रखते थे। भित्री जो स्तंभ लेख है, जो कि गाजीपुर में पुष्यमित्र संघ से रिलेटेड है, जिसमें हूनों के आक्रमण और स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन किया गया। तो पूछा जा सकता है कि भित्री शिलालेख जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है। तो हूनों के आक्रमण से, हून जो है आपको जो सेंट्रल एशिया से थे ट्राइब, उन्होंने जो आक्रमण किया था। गढ़वा जो कि प्रयागराज में कुमारगुप्त और के 2 शिलालेख हैं, तथा स्कंदगुप्त के 1 शिलालेख है। तो इन जितने गुप्ता राजा है उनका शिलालेख जो है, काफी सारे शिलालेख आपको उत्तर प्रदेश के एरिया से मिलता है। मंदिर का जो है विकसित, क्योंकि मंदिर निर्माण को लेकर काफी कंफ्यूजन रहता है कि पहले तो यही सवाल बन जाता है कि मंदिर मंदिर निर्माण की जो प्रक्रिया है वो कब शुरू होती है, तो वो आपका गुप्ता काल के टाइम पे ही होता है, ठीक है। और कुछ फेमस मंदिर जो कि कहाँ पे है वो एग्जैक्टली आपको याद रहना चाहिए, जैसे कि वितरगांव मंदिर है, वो कानपुर वाले एरिया में। वितरी जो है गाजीपुर में। देवगढ़ जो है वो झांसी की, देवगढ़ तो 2 देवगढ़ है, तो कंफ्यूज नहीं हो ना, देवगढ़ गुप्ता काल का देवगढ़ अगर पूछा जाए तो ये झांसी वाला है, ठीक है। ये अवशेष मिले, अवशेष से पता चलता है कि मंदिर निर्माण उस टाइम पे आपको काफी जोरों शोरों से चल रही थी। भारत में जो शिखर युक्त मंदिर निर्माण का पहला उदाहरण, अब ये एग्जैक्ट पूछ दिया जाएगा कि शिखर युक्त मंदिर निर्माण का जो उदाहरण है वो कहाँ से मिलता है, तो देवगढ़ से मिलता है। दशावतार मंदिर जो है वो आपको विष्णु भगवान का है, झांसी में है। गुप्ताकालीन मंदिर में अन्य मंदिर भी आपको केवल मंडप से होता था, इसके विपरीत इस मंदिर में 4 मंडप भी होते थे। भित्तरगांव जो कानपुर वाला है वो ईटा से बना हुआ, ईटा पत्थर से बना हुआ है, और ये अवशेष इसका अभी भी मिलता है, जो कि बोला जाता है कि ये जो मंदिर है वो चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। अब गुप्ता के बाद के काल में क्या क्या होता है, तो वर्धन वंश आते हैं, जो कि आपने अगर सुना होगा, तो इनको ही पुष्यभूति डायनेस्टी बोला जाता है। और ये मखौरी डायनेस्टी के बारे में पूछा जाएगा, तो ये भी आपको उत्तर प्रदेश से ही कनेक्शन रखते हैं। यहाँ पे इन्होंने क्या कराया था, महामोक्ष परिषद आयोजन करवाया हुआ था। इसके साथ आप लोग, क्योंकि आपका जो कुंभ मेला है वो काफी ज्यादा न्यूज में रहा था फरवरी में, तो वहां से काफी सारे आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो एक चीज ये भी याद रखना कि जो अभी का प्रेजेंट डे का जो कुंभ का जो कॉन्सेप्ट है, वो बोला जाता है कि हर्षवर्धन के टाइम पे शुरुआत किया गया था, ठीक है। वंशखेड़ा का अभिलेख जो है वो कि हर्ष का वंशावली और उनके प्रशासनिक संरचना के और सेना के बारे में वर्णन मिलता है। कन्नौज से बहुत सारे, कन्नौज आपका काफी, अगर देखोगे तो ज्योग्राफिकली बहुत इंपॉर्टेंट, और हिस्ट्री में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस है। इसको कन्या भोज बोला जाता था। पुष्यभूति शासक हर्षवर्धन ने अपना इसको अपना जो है कैपिटल बनाया हुआ था। इसको महोदयश्री भी बोला जाता था, महोदय नगर भी बोला जाता था। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कन्नौज को महादय नाम से, तो ये पूछा जा सकता है महादय नाम किसका नाम था, ठीक है, कन्नौज का पुराना नाम है। और जो आपका ट्रिपाटाइट, ठीक है, त्रिपक्षीय युद्ध के बारे में आपने सुना होगा कि राष्ट्रकूट कन्नौज, जो आपका राष्ट्रकूट पालाज और प्रतिहाराज के बीच में जो युद्ध होता है वो कन्नौज को लेके ही हुआ था, ठीक है। और महमूद गजनवी ने भी कन्नौज पे आक्रमण किया था। इसमें अब जो आपका सल्तनत काल था, दिल्ली सल्तनत काल था, उसमें क्या संबंध रहा। कुतुबुद्दीन ऐबक 1202 में चंदेल शासक जो थे वहां के कलिंजर के, उनको पराजित किया था। सल्तनत काल में जो है बदायूं के एक प्रमुख एकता और सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश ने बदायूं के सूबेदार थे, ठीक है, क्योंकि इल्तुतमिश जो है वही क्या करते हैं आपको लाहौर से दिल्ली को
अपना राजधानी बनाते हैं। तो वो उससे पहले क्या थे, एक सूबेदार थे, कहाँ पे थे आपको बदायूं के एरिया में थे। सल्तनत काल में जो आपको कारा, ठीक है, जिसको प्रयागराज का पुराना पुराना नाम, दिल्ली सल्तनत में इसको कारा ही बोला जाता था। तो ये भी आपको महत्वपूर्ण एकता में माना जाता था। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के समय पर कारा का सूबेदार अलाउद्दीन खिलजी थे। अब कारा के सूबेदार कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी थे। और यहीं पे अलाउद्दीन खिलजी ने बोला जाता है कि यहीं पे अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 में अपना देवगिरी अभियान का समापन किया था कारा में। और जो अलाउद्दीन होते वो जलालुद्दीन खिलजी का हत्या कहाँ पे करवाते हैं? यही कारा में करवाते हैं, जो कि आपका इलाहाबाद वाला एरिया है। फिरोज शाह तुगलक का भी कंट्रीब्यूशन का यूपी में क्या रहा है? तो फिरोजाबाद जो है, इन्होंने दो नगर का निर्माण किया था, फिरोजाबाद और जौनपुर। जौनपुर जो है वो जौना खान किनका नाम था, ये मोहम्मद बिन तुगलक का। और फिरोज शाह अपना जो अपने नाम पे इन्होंने फिरोजाबाद बनाया था, जिसमें से जो आपका जौनपुर सर की जो साम्राज्य है उसकी स्थापना मलिक सरवन। अब ये पूछा जाता है, बहुत बार सवाल पूछा गया कि जौनपुर का जो है वो किसने, जौनपुर को किसने बनाया था, ठीक है, उसकी स्थापना किसने की थी? तो सर की साम्राज्य के कौन थे ये? मलिक सरवर थे, ख्वाजा शाह, जिन्होंने इसकी स्थापना की थी। सिकंदर लोधी ने 1504 में आगरा शहर की नींव रखी थी और आगरा को अपनी राजधानी बनाई थी। जौनपुर हमेशा शिक्षा के लिए बहुत ज्यादा फेमस रहा है, खासकर इसको सिराजे हिंदुस्तान भी बोला जाता है, पूर्व का सिराज बोला जाता है। मुगल काल में आगरा को भी शिक्षा का केंद्र माना गया था। और मुगल काल में जो है आपका उसका यूपी का किस तरह से संबंध रहा है? बाबर ने आगरा को ही अपना राजधानी बनाया था, ठीक है, संभल एवं अयोध्या में, अगर आपने देखा काफी डिस्प्यूट था। तो डिस्प्यूटेड चीज पे भी आप एक बार नजर दौड़ा लेना कि कौन कौन से उसमें, अगर कुछ पॉलिटी का कुछ न्यूज बनाया, करंट अफेयर का न्यूज है तो उसको देख लेना। संभल और अयोध्या में मस्जिद का निर्माण करवाया था बाबर ने। प्रयाग को जो है इलाहाबाद का नाम अकबर ने दिया था, नाम चेंज करवाया था, वापस से प्रयागराज हो गया। अकबर जो है फतेहपुर सीकरी को अपना जो है वो उन्होंने राजधानी बनाया हुआ था, कब? 1573 से 1588 तक के बीच में। और बाद में बोला जाता है कि यहाँ पे पानी का काफी ज्यादा समस्या होने लगता है, तो ये अगेन क्या करते हैं, आगरा अपना कैपिटल शिफ्ट कर लेते हैं। अकबर के जो दो नवरत्न जो बीरबल और तोडरमल, वो भी आपको यूपी से इनका संबंध था। बीरबल का राजमहल जो है तथा मुगलकालीन टकसाल अवशेष प्राप्त हुए हैं, कहाँ से? 1659 में और औरंगजेब और शाह शुजा का युद्ध हुआ था, ठीक है, जिसको फौजवा का उत्तर प्रदेश फतेहपुर सिकरी में स्थित है। और आगरा का क्या संबंध रहा? क्योंकि आगरा से भी काफी, जैसे कन्नौज आपको एंशिएंट टाइम में देखा जाता है, और मिडिवल टाइम पीरियड में, अगर मध्यकालीन भारत में देखोगे तो आगरा का बहुत ज्यादा रोल है। तो यमुना तट पर यह स्थित है। 1504 में सिकंदर लोधी ने इसको क्या किया था, इसकी स्थापना की थी। आगरा के किले का निर्माण अकबर ने कराया था, ठीक है। तो यहीं पर जहांगीर ने किले से यमुना नदी के दूसरे तट पर एक सोने की जंजीर लगवाई थी, ठीक है, जिसको न्याय का जंजीर। तो न्याय का जंजीर किसने लगवाए थे? आपको जहांगीर ने लगवाए थे। आगरा में स्थित मुसम्मर बुर्ग हरम की औरतों की पशु युद्ध देखती थी। ये सब तरह की चीजें अगर पूछते तो आपको शब्दावली भी पता होना चाहिए। सफेद संगमरमर का इसमें आपको पित्तरदुरा का आपने देखा होगा तो यूज सबसे ज्यादा शाहजहां के टाइम पे किया जाता है। पत्नी मुमताज महल के लिए उन्होंने ताजमहल का निर्माण किया था, ठीक है। शाहजहां ने आगरा फतेहपुर सीकरी की जगह दिल्ली को राजधानी बनाया था, इसको शाहजहानाबाद भी बोला जाता है। अवध के नवाब, ये जो आप मॉडर्न हिस्ट्री में आ जाओगे तो मॉडर्न हिस्ट्री में आप देखोगे कि सर सऊदत खां, ठीक है, जिसको बुरहानुल मुल्क भी बोला जाता है, अवध के राज्य की स्थापना की थी शहादत खां, ठीक है। अब शहादत खां ने बुरहानुल मुल्क, इनका टाइम पीरियड आपको एक बार प्लीज वीडियो को पॉज करके आप ये सारे टाइम पीरियड एक बार गो थ्रू कर लेना कि किसका किससे, जैसे कि शहादत खान है, सफदरजंग है, ठीक है, सुजाउद्दौला है। तो ये सारे जो क्रोनोलॉजी है उसको एक बार गो थ्रू कर लेना, ताकि अगर एग्जाम में आते हैं तो वो आपको क्रोनोलॉजी याद होना चाहिए। जैसे कि आप कुछ जो राजा हैं उनका उस टाइम पे मॉडर्न हिस्ट्री में उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। सफदरजंग जो 1748 में मुगल साम्राज्य का वजीर बने थे, और उसके बाद सफदरजंग को सुजाउद्दौला नवाब बनाया गया था। उन्होंने 1764 के बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों का विरुद्ध मीर कासिम का समर्थन किया था। इलाहाबाद की द्वितीय संधि में अंग्रेज ने नवाब सुजाउद्दौला के मध्य से हुई थी। इसका मकबरा गुलाम बाबरी अयोध्या में स्थित है, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट प्लेस याद रखना। नवाब असफुद्दौला जो है 1775 में अपनी राजधानी फैजाबाद, वर्तमान में अयोध्या, ठीक है, से लखनऊ चेंज कर लिया था। 1775 में उन्होंने अंग्रेज के फैजाबाद की संधि करके अंग्रेजों को
बनारस सौंप दिया। तो ये यही पूछा जा सकता है कि फैजाबाद की संबंध जो संधि है वो किस चीज से रिलेटेड है। लखनऊ का इमामबाड़ा इन्हीं के टाइम पे बना हुआ था और सफुद्दौला के, और ये स्तंभ प्रयोग में नहीं किया गया। अब इनके टाइम पे और क्या हुआ था, वजीर अली नवाब बने थे, ठीक है। इसका शासनकाल केवल 4 महीने का ही रहा था, अंग्रेजों ने चुनार के किलों में कैद कर दिया था। 1798 में जो है सादत अली खां अवध का नवाब बनाया जाता है। इन्होंने 1802 में ही लॉर्ड वेलेस्ली का सहायक संधि, जो सब्सिडियरी लाइन्स के बारे में आपने सुना होगा, इसको उन्होंने स्वीकार कर लिया था। अवध के अंतिम नवाब जो है वाजिद अली शाह को माना जाता है। ये गायक, संगीतकार, नर्तक, कलाकारों के संरक्षक थे। तो इनके टाइम पे काफी, अगर आप देखोगे वाजिद अली शाह के टाइम पे, आपको संस्कृति में काफी विकास देखने को मिलता है, आर्ट एंड कल्चर में। 1856 में लॉर्ड डलहौजी क्या करता है, अवध को कुशासन, मिस गवर्नेंस के आरोप लगा के उसको अपने राज्य में, साम्राज्य में शामिल कर लेता है। अब औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो है और पलासी के युद्ध के बीच में देखो, उत्तर प्रदेश में काफी उथल पुथल जो है, काफी सारी चीजें बदलती है। मेरठ तथा बरेली जो उत्तर में नजीब खान का नामक पठान नेता का राज्य बना दिया जाता है। और दोआब क्षेत्र जो है आपको, जो गंगा और यमुना का दोआब क्षेत्र है, उसको रोहिलखंड राज्य स्थापित था, ठीक है। फरुखाबाद जो है वो किसके, पठानों के अंतर्गत आ जाता है। और जो बुंदेलखंड वाला एरिया है उसमें मराठों का कंट्रोल होने लगता है। देखो अभी अगेन ये दुधवा नेशनल पार्क के बारे में, यूपी में है, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से, जैसे कि अभी एलिफेंट को लेके या फिर आपको किसी और चीज को लेके, कोई भी चीजों को लेके न्यूज में था, इसके आसपास कौन सा रिवर है, किस तरह का यहाँ पे आपको अ, जीव जंतु मिलते हैं, फॉरेस्ट किस तरह के, ये सारी चीजें एक बार एक देख के आप चले जाना। अब अगर मॉडर्न हिस्ट्री देखते हैं, आधुनिक इतिहास देखते हैं उत्तर प्रदेश का, तो 1857 में विद्रोह में संबंध अगर देखा जाए तो किस तरह का रहा है, तो ये शुरुआत मेरठ में हुई थी मंगल पांडे का, तो ये अगेन यूपी से इसका डायरेक्ट कनेक्शन हो जाता है। और बलिया के निवासी थे कौन, मंगल पांडे। 1857 का विद्रोह जो सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र तथा अवध और बुंदेलखंड रहा था। इस विद्रोह में शीघ्र ही अलीगढ़, बरेली, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, इसमें काफी सारे आपको जो उस टाइम के फेमस लीडर्स थे, उन्होंने इसको क्या किया था, अपना लीडरशिप प्रोवाइड किया था। विस्तार आपको इटावा, मैनपुरी, एटा, मथुरा, शाहजहानपुर, बदायूं, आजमगढ़, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, ठीक है, बाराबंकी, बनारस, फैजाबाद, ये सब सारी एरिया हैं जो कि जहाँ पे आपको 1857 का पार्टिसिपेशन दिखता है। अब यहाँ पे ये वाला टेबल जो, ये प्लीज याद कर लेना। लखनऊ में आपको किसने लीड किया था, बेगम हजरत महल ने। कानपुर में नाना साहब ने। बरेली में खान बहादुर खान ने। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला। इलाहाबाद में मौलवी लियाकत अली। कालपी में तात्या टोपे। मथुरा में देवी सिंह। मेरठ में कदम सिंह। बागपत में सहमल। और इसके बाद आप देखोगे कि जैसे कि 1888 में इलाहाबाद, जॉर्ज यूल, ठीक है, स्थापना बताई जा रही किसने, यहाँ पे जो कांग्रेस का सेशन, कितने सारे कांग्रेस सेशन जो आपके अधिवेशन जो है, कांग्रेस अधिवेशन यूपी में कौन कौन से हुए, तो 1888 वाला भी है। 1892 वाला इलाहाबाद का जो WC बनर्जी है। 1899 लखनऊ वाला रोमेश चंद्र दत्त। 1905 बनारस वाला जो गोपाल कृष्ण गोखले। 1910 इलाहाबाद वाले विलियम वेडवर्ड। 1916 लखनऊ अंबिका चरण मजुमदार। इसी में अगर आपको याद है तो होम रूल लीग और मुस्लिम लीग जो है उसको अपने मिलाने की बात की गई थी, साथ में आने की बात की गई थी। और 1955 में जो कानपुर वाला, जो कि सरोजनी नायडू, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा था कि आपको पूछा जाएगा फर्स्ट वुमेन जो है, इंडियन वुमेन जिन्होंने कांग्रेसेशन किया था, लीड किया था, तो सरोजनी नायडू हो जाएगा। अगर फर्स्ट वुमेन पूछा जाता है तो आंसर आपका एनी बेसेंट हो जाएगा। और जो लखनऊ में, यूपी में हुए थे, लखनऊ का 1936 वाला जिसमें जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। 1946 में मेरठ वाला जो JP कृपलानी ने किया था। भारतीय जो सर्वाधिक तीन तीन बार अधिवेशन इलाहाबाद में अब सबसे ज्यादा हुआ, ठीक है, एवं लखनऊ में भी हुआ है। 16 वाला जो है मुस्लिम लीग अधिवेशन, जिसमें एक साथ लाने की बात की गई थी। अब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में घटित उत्तर प्रदेश का संबंध कैसे रहा, जैसे कि भरतेंदु जो हरिश्चंद्र जिन्होंने अपनी पत्रिका कवि वचन, अब ये बुक ही एग्जैक्टली आपको पूछा जा सकता है कि कवि वचन सुधा जो है किसने लिखा हुआ, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा हुआ, जिसमें इन्होंने स्वदेशी आंदोलन के बारे में लिखा हुआ। विदेशी शासन के खिलाफ जिहाद का नारा देने वाले उद्देश्य, 1866 में मोहम्मद कासिम नौतवी एवं राशिद अहमद गंगोई, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, देवबंद, ठीक है, ये इस्लामिक
मदरसे की स्थापना इन्होंने की थी। अलीगढ़ में अगर आपको सर सैयद अहमद खान से 1875 में, अगर प्रेजेंट डे का अगर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के बारे में आपने देखा होगा, जिसको पहले क्या बोला जाता था, मॉम्पटन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। सर सैयद अहमद खान ने मुस्लिमों की स्थिति सुधारने के लिए अलीगढ़ आंदोलन चलाया था। 1919 में जो आपका रॉलेट एक्ट आया था, उसको लेके क्या क्या यहाँ पे किस तरह की समस्या हुई थी। 1920 में इलाहाबाद में सर्वदलीय सम्मेलन किया जाता है, जिसमें स्कूल कॉलेज सब बहिष्कार करने की बात की जाती है और अपना सपोर्ट प्रोवाइड करने की बात की जाती है, और इलाहाबाद का इसमें काफी बड़ा रोल था। अक्टूबर 1920 में मुरादाबाद के कांग्रेस प्रांतीय सम्मेलन में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार किया था, तो ये इंपॉर्टेंट है। जून 1920 में इलाहाबाद महात्मा गांधी की अध्यक्षता में खिलाफत कमेटी की गठन की गई थी, और जिसमें उन्होंने अध्यक्षता अपना दिया था। असहयोग आंदोलन के दौरान जो बनारस में राष्ट्रीय शिक्षा की विकास हेतु राष्ट्रीय रत्न शिव प्रसाद गुप्ता द्वारा काशी विश्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि काशी विद्यापीठ की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, शिव प्रसाद गुप्ता के द्वारा किया था। चौरी चौड़ा कांड 1922 में होता है। चार, ये एग्जैक्टली चार, देखो कहीं 5 फरवरी होता है, 5 रहता है, और कहीं आपको 4 फरवरी रहता है। 4 फरवरी याद रखना, 1922 में ये घटना हुआ था, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों की क्या की गई थी, जिंदा जला दिया गया था। और इसके बाद ही 12 फरवरी 1922 को उन्होंने, महात्मा गांधी ने क्या किया था, स्थगित कर दिया था नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को। 1923 में चित्तरंजन, जिसको सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में ही स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। अगेन ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे स्थापना की थी, तो इलाहाबाद में किया था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, सी आर दास ने किया था, और महासचिव कौन थे, मोतीलाल नेहरू थे। 1924 में कानपुर में पत्रकार सत्यव्रत की भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी, तो अध्यक्षता कानपुर में हुई थी इसकी, ठीक है। मदारी पासी, एक आंदोलन, एक आंदोलन से काफी बार सवाल पूछा गया, इसके पूछा जाता है कि इसके लीडर कौन थे। ये आपको लखनऊ, मलिहाबाद, हरदोई, उन्नाव, फतेहपुर, फरुखाबाद, इन सारी एरिया में इसका एक्सपेंशन हुआ था। काकोरी कांड से भी सवाल आया हुआ है कि काकोरी कांड जो है वो इतिहास में हम माना जाता है, कौन से कब हुआ था, इसका ईयर याद रखना है। 1925 में हुआ था काकोरी, ठीक है। काकोरी कांड में जो है आपको गठित वकीलों ने, पैनल ने क्या किया था, जिसमें इस चीज को डिफेंड किसने किया था, मोतीलाल नेहरू ने किया था। मुकदमा चला हुआ था किस पे, चंद्रभानु गुप्ता ने लड़ा था इस चीज को, और इसको यह मुकदमा द्वितीय लाहौर नाम से भी द्वितीय लाहौर षड्यंत्र के नाम से भी जाना जाता है। अब काकोरी में क्रांतिकारी कौन कौन से थे, पंडित राम बिस्मिल, प्रसाद बिस्मिल, ये गोरखपुर से है। असफ उल्ला खान फैजाबाद से है। ठाकुर रोशन सिंह इलाहाबाद प्रयागराज जेल में थे, ठीक है। राजेंद्र नाथ लहरी, ये उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले से। 1928 में जवाहरलाल नेहरू जी जो नेतृत्व किया था लखनऊ में, साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था। 1931 में जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद में कारबंदी आंदोलन किया था, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तत्व क्या हो सकते हैं। 1980 में गौरीशंकर मिश्र जो है, इंद्र नारायण द्विवेदी और तथा मदन मोहन मालवीय ने उपरांत किसान सभा की स्थापना उत्तर प्रदेश किसान सभा, तो ये इंपॉर्टेंट है। बाबा रामचंद्र, ये न्यूज में आपको काफी ज्यादा था, करंट अफेयर में था, न्यूज में था, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना होगा। 1920 में प्रतापगढ़ में उन्होंने प्रतापगढ़ में क्या किया था, अवध किसान सभा का गठन किया था। ऑल इंडिया किसान सभा का जो है वो मीटिंग कब हुआ था, 11 अप्रैल को 1936 को कांग्रेस लखनऊ अधिवेशन हुआ था, जिसमें स्वामी सज्जानंद सरस्वती ने इसका प्रथम अध्यक्षता की थी। 1924 में चंद्रशेखर आजाद के द्वारा कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की जाती है, जिसमें कौन कौन इसके गठन में कौन कौन होते हैं, सचिंद्र नाथ सान्याल होते हैं, योगेश चंद्र होते हैं, रामप्रसाद बिस्मिल होते हैं, राजेंद्र लहरी। 1937 में चुनाव में जो आपके प्रांत में कुल 164 सामान्य सीटों से कांग्रेस को सर्वाधिक 134 सीटें मिलती हैं। तो इलेक्शन भी आपको, इलेक्शन वाला पॉइंट भी देखना कि उसमें क्या परफॉर्मेंस रहते हैं। अब जो पहले आपके सीएम थे, गोविंद वल्लभ पंत, 1937 में जो आपको कांग्रेस का सरकार बनता है, तो उसका दिन को उस टाइम पे सीएम नहीं बोला जाता था, प्रधानमंत्री बोला जाता था। 39 डिस्ट्रिक्ट अधिनियम द्वारा कुटीर उद्योग की स्थापना की और कष्टकारियों को समस्याओं के जो समाधान प्रयास किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन में बलिया में चीतू पांडे ने, ये इंपॉर्टेंट है, पैरेलल गवर्नमेंट की जो बात की जाती है, क्योंकि 3 जगह सतारा में अगर आप देखोगे, और उड़ीसा में और यूपी में पैरेलल गवर्नमेंट की बात की गई थी, बनाई गई थी। 1942 में जो है आपको गिरफ्तार किया गया था जवाहरलाल नेहरू को, और गोरखपुर के जेल में रखा गया था, ये इंपॉर्टेंट है। और स्वतंत्र के बाद जो आपका संयुक्त प्रांत के प्रथम कांग्रेसी सरकार का गठन गोविंद वल्लभ के नेतृत्व में होता है, ठीक है। अब धर्म, जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट है, वो आपको कैसे रहा है यूपी में। 1861 में जो आपको शिव दयाल साहब द्वारा
आगरा में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की जाती है। थियोसॉफिकल सोसाइटी जो एनी बेसेंट के द्वारा जो है 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया जाता है, जिसको मोहन मालवीय ने 1916 में बीएचयू में बदल दिया था। सर सैयद खान का जो आपको ये याद रखना, अलीगढ़ आंदोलन, जिसको उसके बाद मोहम्मद कासिम का 1867 में इन्होंने क्या बनाया था आपको, देवबंद स्कूल। मौलाना सिवली नुमानी 1894 में, और नबदह उल मुल्क स्थापना की थी। प्राकृतिक आपदा जो है आपको शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए 1914 में हृदयनाथ कुंजरू ने इलाहाबाद में एक सेवा समिति का स्थापना किया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये आपका हिस्ट्री का जो भी इम्पोर्टेंट एरिया था मैंने इसको कवर कर दिया है। अगर आपको किसी और भी चीज़ पे, कोई और सब्जेक्ट पे आपको लगता है कि उस पर वीडियो बनाना जरूरी है, जो कि आपको एग्जाम में हेल्पफुल हो सकता है, तो प्लीज़ उसके बारे में चैट सेक्शन में लिखें और कमेंट सेक्शन में लिखें। और मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जितना से जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।